आता है, क्योंकि ये पैसा भारत सरकार से आता है और उसके 40% जो है उसके बाद उसमें राज्य सरकार देती है और उसके बाद वो पैसा आवंटित किया जाता है। तो 22-23 की भी योजनाओं का लगभग एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कई प्रखंडों में उसका पूरा भुगतान हो चुका है। एक भी उसमें कुछ प्रखंडों ने, जैसे आजमनगर में हम लोगों को पैसा वापस कर दिया, तो उसके पास और भुगतान करने के लिए कुछ है नहीं, तो सिर्फ 23-24 की योजनाएं बच जाएगी, तो उसका भी भुगतान, उसमें भी कोड़ा को 23-24 में भी लगता है कुछ पैसा दिया गया है। तो इसलिए अब इसमें आप लोग मटेरियल के बारे में नहीं सोचें, आप लोग जनहित में जो उपयोगी योजनाएं हैं और इसके लिए जो यहाँ लोग उपस्थित हैं उनकी भी जिम्मेदारी बहुत अहम है कि आप लोग देखें कि क्या योजनाएं लिए जा रहे हैं, वो जनहित में है कि नहीं, उससे लोगों का फायदा है कि नहीं, और उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा काम होगा, अच्छी योजनाएं ली जाएगी। जहाँ पे सड़क नहीं है वहाँ सड़क बन जाएगा, पोखर कहीं पे मछली पालन करना है जीविका के ग्रुप के द्वारा, तो हम लोग पोखर भी वहाँ पे उसको बना देंगे। इसी प्रकार जो दीदियां जीविका के सतत जीवोपार्जन के तहत या अन्य भी जो गरीब लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, बकरी पालते हैं, तो उनके लिए हम लोग पशु शेड भी बनाएंगे। यहाँ पे बगल में एक पंचायत है दिगरी, वहाँ पे लगभग 200-250 से ज्यादा पशु शेड हम लोग बनाए हैं। यहाँ भी आप लोगों को पशु शेड बना दिया जाएगा अगर आप लोग कहेंगे तो, और आवेदन आप लोग प्रखंड में जाके या जिला बगल में आप लोग जिला में मेरे कार्यालय में आके आवेदन आप लोग दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में हालांकि मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं मिला है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि इसमें जो राशि मिलती है उसमें से कुछ पैसे कुछ बिचौलियों के द्वारा मांगा जाता है। इसमें आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो सिस्टम है ये ऑनलाइन है, इसमें किसी का कोई, और हम लोग लगातार उनको टारगेट दिए हैं कि घर बनाने हैं, आपको किसी को 1 रुपये देने का जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। वो जियो टैगिंग करेगा, सीधे आपके खाते में पैसा आ जाएगा। कोई आपको कुछ बोलता है सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने घर बना लिया है और पैसा मिलने में देरी हो रहा है तो आप लोग हमसे आके मिल लीजिए, बहुत कम समय के अंदर आपके खाते में वो पैसा चला जाता है। कुछ और योजनाएं जिसके बारे में क्योंकि विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा क्योंकि है नहीं तो उनको बताया नहीं गया, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विद्यालय चलाई जाती है, वो नीमा में है और सनौली में अभी 2 स्कूलें चल रही हैं, एक और स्कूल बन के तैयार है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और SC/ST के लिए हॉस्टल भी चलते हैं, ये सब कटिहार में है। तो कोई अगर दूर दराज के लोग हैं जो कटिहार के कहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो उस हॉस्टल में रहने का उसका भी फायदा वो लोग ले सकते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा 2 छात्रावास, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए भी चलाया जा रहा है। तो कोई दूर के रहने वाले लोग हैं जो कटिहार में किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन हॉस्टल में भी जाके उस हॉस्टल में बहुत एक सामान्य शुल्क पे वहाँ पे कमरा दिया जाता है, बहुत अच्छा वहाँ पे सुविधाएं हैं, वाईफाई है, स्मार्ट क्लासरूम है, तो वहाँ पे उन बच्चों को आप भेज सकते हैं रहने के लिए। सरकार के द्वारा योजनाएं दी जा रही है। पंचायती राज विभाग को काफी राशि सीधे केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, दोनों सरकार से पंचायती राज संस्थानों यानी कि पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों स्तर पे काफी राशि दी जाती है। उस राशि का क्या उपयोग हो रहा है इसमें भी आप लोगों को कुछ जानकारी रखने की जरूरत है। क्या काम हो रहा है, कहाँ काम करने की जरूरत है, इसके लिए भी आप अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह कर सकते हैं। अलग अलग स्तर के हैं जिसपे कहीं पे नाला नहीं है, कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे सामुदायिक भवन नहीं है, कहीं पे किसी मतलब बहुत तरह के काम, मतलब स्ट्रीट कहीं पे अंधेरा हो जाता है, लाइट की व्यवस्था की जरूरत है। आपको मतलब लगभग हर तरह की जरूरतें स्थानीय स्तर पे इसका समाधान किया जा सकता है। तो आप लोगों को जहाँ पे ऐसी जरूरत महसूस हो कि कुछ काम होने का जरूरत है तो ये लोकल स्तर पे ही हो सकता है। और अगर यहाँ पे कोई परेशानी हो रही है तो आप जिला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मेरे यहाँ डीएम सर के यहाँ कहीं पे भी आप आवेदन दे सकते हैं। तो ये हर जो पंचायत स्तर पे चीजों को समाधान के लिए बहुत ज्यादा योजनाएं हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस सरकार को दी जाती है। अभी जरूरत है कि आप लोग इसके बारे में जानकारी रखें, दूसरों को जानकारी दें, और जितना आप जागरूक रहेंगे, जितना आप अलर्ट रहेंगे, जितना आपको जानकारी रहेगी, उतना आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र में अच्छा काम होता है, आपके क्षेत्र में अच्छी सेवाएं दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ये सिटीजन पार्टिसिपेशन जो आप लोग की सहभागिता है और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी को और बढ़ावा देने का एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
और आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर की अनुमति से मेरा एक विभाग और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोढ़ा प्रखंड में विशेष सर्वेक्षण का काम हो रहा है। कितने को पता है? जरा हाथ खड़े कर दीजिए। विशेष सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इसमें शिकायतें आ रही है कि अमीर के द्वारा आपसे नाजायज राशि मांगी जा रही है। मेरा आप सबों से अनुरोध है, किसी को 1 रुपया नहीं देना। अब आपके पास दूसरी समस्या ये होगी कि सर हमारा जमीन था, अब सरकारी कर दिया, चाहे सरकारी जमीन थी वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से कर दिया है, कागज बन गया है। आप चिंतित ना हो। कोढ़ा प्रखंड के सभी लोगों के, सभी पंचायत के लोगों से मेरा ये अनुरोध होगा कि विशेष सर्वेक्षण में आप अमीन की बात ना सुने, नाजायज राशि ना दें, कानूनों की बात ना सुने। आपका जमीन अगर सरकारी हो गया और सरकारी जमीन किसी रैयत के नाम से हो गया तो आप चिंतित नहीं हो। आपकी बात सुनने के लिए मैं हूं। हमारे पास सर्वेक्षण ऑफिस में 3 महीने का समय है। आप कटिहार जाते होंगे तो कारगिल चौक है, या फिर डीएम सर जहां पे बैठते हैं उस ऑफिस के पहले ही कारगिल चौक के बगल में चिल्ड्रेन पार्क के सामने में बंदोबस्त कार्यालय है। आपको कोई समस्या सर्वेक्षण को लेकर हो, आप सीधे मेरे से मिलेंगे। मैं वहां बैठता हूं, आप आइए, आपका स्वागत है। किसी के बहकावे में, किसी के द्वारा नाजायज राशि मांगे जाने पर आप कुछ नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बिंदु आखिरी में मैं इसको भूल गया था। अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है, उसके तहत फेज 1 में हमने ओडीएफ किया था, जिसमें कि खुले में शौच कोई नहीं जाता है और काफी हद तक वो सफल हुआ। लेकिन अभी भी उसमें गैप है। जब सर्वेक्षण होता है तो ऐसा लगता है, पता चलता है कि 60 से 70% प्रतिशत घरों में शौचालय है। अभी भी ऐसे 30-40 अलग अलग पंचायतों में अलग संख्या है जिनके पास शौचालय नहीं है। अभी भी सरकार के द्वारा शौचालय बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए दी जाती है। तो जिनके पास नहीं है उनको आप लोग प्रेरित करके शौचालय बनवा लें। ये पैसा शौचालय बनवाने के बाद दी जाएगी। बनवाने के बाद आपको एक आवेदन देना होगा ब्लॉक में और वो राशि चली जाएगी। इसके लिए भी किसी को भी आपको 500-1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप सीधे प्रखंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा के यहाँ जाके आवेदन दे देंगे और वो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर वो राशि आपके खाते में चली जाएगी। इसमें ये करिए कि इसमें देर करना, क्योंकि फिर ये योजना कभी भी बंद हो सकती है। तो जो लोग के पास नहीं है वो लोग बनवा लीजिए, निश्चित आपको मिलेगा। और उसमें भी कोई परेशानी हो रही है तो मेरा नंबर है, आप हमको फोन कर लीजिए, नहीं तो मेरे ऑफिस में आके हमसे मिल लीजिएगा। और अभी जो फेज 2 में ये कार्य किया जा रहा है कि जो शहरी क्षेत्रों में घर घर जाके कूड़ा कचरा कलेक्ट करके उसको प्रोसेसिंग करते थे, वो काम ग्रामीण एरिया में भी किया जा रहा है और बटवारा पंचायत में वो शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रिक्शा खरीदा जाएगा और रिक्शा वो कर्मी लेके आपके घरों के सामने जाएंगे, वहां से कचरा लेके वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनेगा, वहां पे जाके उसको अलग करके और फिर प्लास्टिक को अलग करेंगे और जो ऑर्गेनिक कचरा है, जो गीला कचरा है, उसे खाद वगैरह बनाने का काम करेंगे। आप लोगों से यही अनुरोध है कि जब ये योजना शुरू हो जाए तब आप लोग इसमें पूरा सहयोग करें। उसको आप लोग जो गीला और सूखा कचरा अलग करके उस रिक्शा में दें और उसके लिए एक सामान्य शुल्क 30 रुपए प्रति घर प्रति महीने लिया जाता है। तो अगर आप, क्योंकि वो जो रिक्शा चल रहा है, मेंटेनेंस जो कर्मी जा रहा है उसका मानदेय, ये सारा चीज पंचायत के स्तर पे ही जो सेवा शुल्क होगा उसी से उसका भुगतान किया जाना है। तो आप लोगों से अनुरोध होगा कि उसमें आप लोग सहयोग करें और जब आप 30 रुपए देंगे तो आप उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हर रोज एक निश्चित समय पर रिक्शा आपके घर के सामने आए, ताकि आपको कहीं कचरा आपके घर के आसपास फेंकने का, इधर उधर फेंकने का जरूरत नहीं पड़े, गंदगी नहीं फैलेगी। आपका पंचायत और जो पूरा वो जो आपका वार्ड है, आपका आस पड़ोस से साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, कई तरह की बीमारियों से बच सकेंगे। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते अब लास्ट में हमारे बीच जिला पदाधिकारी महोदय हैं। जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि
यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं एवं आमजन आए हुए हैं उसको संबोधित करने की पात्र। आज कोढ़ा के भटवारा पंचायत में आयोजित इस जनसंवाद कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, पंचायत एवं पंचायत समिति के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि और भटवारा पंचायत के देवी और सज्जनों, मीडिया के बंधु, हम लोग पहले तो इस बारिश के मौसम में आप लोग यहाँ पर आज आए और इतने धैर्यपूर्वक सभी लोगों की बातों को सुना, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात है कि क्यों हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, अभी आज लगभग 13-14 विभागों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। ऐसे ऐसे सरकार के लगभग 40 से 50 के आसपास विभाग हैं और हर विभाग की लगभग 5 से 10 या ज्यादा भी योजनाएं हैं। तो कुल मिलाकर के आप सोचिए कि कितनी योजनाएं होंगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब कोई ना कोई परीक्षा पास करके आए हैं। अगर हम लोग में से भी किसी एक व्यक्ति को आप कहिएगा कि सब योजना के बारे में बता दीजिए एक बार में, तो नहीं बता पाएंगे। तो अब खुद सोचिए, अब आप सब योजना से आपको कोई ना कोई तरह से लाभ मिलना है। तो यही जानकारी जो हम लोगों के लिए जब इतना कठिन हो जाता है सब योजनाओं के बारे में किसी एक व्यक्ति को, किसी एक विभाग को जानकारी रखना, तो आपके लिए भी बहुत कठिन है कि सरकार के किस विभाग से कौन सी योजना चलती है, उससे कौन व्यक्ति लाभ ले सकता है और लाभ लेने के लिए क्या प्रक्रिया होगी, कहां पर अप्लाई करना पड़ेगा और कौन उसके लिए ऑफिस जिम्मेदार होगा हमको उसका स्वीकृति देने के लिए। तो पहले तो इसी जानकारी को हम लोग देखिए, बैनर लगा हुआ है सभी विभाग का, योजनाओं का बैनर लगा हुआ है, पेपर में प्रचार आता है, टीवी में ऐड आता है, पर एक जो उसका सबसे अच्छा तरीका है वो है सीधे 1-on-1 बात करना। और इसी के लिए हर एक विभाग के जो जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों ने आपको अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताया। पर और खास तौर पर जितनी भी शिकायतें हम लोगों के पास आती है, अधिकतर में जांच में यही पाया जाता है कि कुछ न कुछ कारण था, चाहे जो भी शिकायत करता है उनको या तो कोई जानकारी नहीं रह गई थी या उनको ये मिसगाइड कर दिया गया था कि जिस चीज के लिए वो लाभ नहीं मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो इसी कारण से वो बार बार परेशान होते हैं, उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। यही मुख्य उद्देश्य आज के इस कार्यक्रम का था। अब हम लोग तो जितना बोलना था भी सब विभाग के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। एक बार हम आप लोगों से भी सुनना चाहेंगे कि कितनी आप लोगों तक इस बात का की जानकारी पहुंची, कितना लाभ मिला। पहला यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किस डिपार्टमेंट का हुआ था, कोई बताएंगे? शुरुआत जब हुआ था सबसे पहले कौन बताया था? माइक जरा नीचे एक व्यक्ति ले लीजिए, माइक नीचे दे दीजिए, पहला माइक नीचे दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर कौन विभाग बोला था? आगे से कोई? हाँ, तो वो पदाधिकारी कौन थे? डीआरसीसी। कहाँ पर है डीआरसीसी? कौन ब्लॉक? कटिहार ब्लॉक के पास अंदर में बड़ा सा बिल्डिंग है, देखे। कौन कौन सी योजना के बारे में बताएं? ये सब बताएं कि जो मैट्रिक पास वाला विद्यार्थी आपका कौशल कंप्यूटर की तैयारी कराना, कुशल युवा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर का उसमें तैयारी कराया जाता है, ठीक। और इंटर पास करने के बाद 4 लाख लोन दिया जाता है। कौन योजना है? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बहुत बढ़िया। और कोई तीसरा कौन योजना बताए थे? और वो इंटर पास के बाद जो 20 से 25 साल के पढ़ाई छोड़ दिए हैं, हाँ, उसको एक हजार करके 24 माह दिया। भाई ताली बजाइए इनके लिए, देखिए कितना बढ़िया पैसा दिया। बहुत बढ़िया। देखिए, ये पहला योजना डीआरसीसी से जो जितने भी आपके भाई बेटे घर में जो भी युवा है आसपास पड़ोस में, उनके लिए योजना के बारे में बताया गया डीआरसीसी। दूसरा किस विभाग के द्वारा बताया गया? दूसरा विभाग कौन था? पीछे कोई? जितने पुरुष साथीगण बैठे हुए हैं आप लोगों में से, अच्छा आप एक बार खड़े हो जाइएगा। ये किस विभाग के बारे में बता रहे थे?
आप इस क्लास के टॉपर हैं, पहले ही कर दे रहे हैं। देखिए फिर यही बता रहे हैं सबके बारे में। चलिए दीजिए, यही को माइक दीजिए। इसका मतलब कि बाकी लोग ध्यान से सुन नहीं रहे थे, ध्यान कहीं और था आप लोग का। ये बताइए। बता रहे थे कि मजदूरी वाला में जैसे कि जो मजदूरी कर रहे हैं उसका जैसे कि संक्रमण दुर्घटना के तहत उसमें इसको अनुदान की राशि दिया जाएगा, या फिर बाहर से में जो काम कर रहे हैं अपना देश छोड़ के परदेश में, उसका भी हमें के बारे में बताएं और उसको क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी बताएं। और कौन सा कार्ड बनाने के लिए बोले वो कार्ड बना दिया जाए और कम से कम 90 दिन के लिए काम का पूरा लिस्ट काम रहेगा। हुआ किया हुआ होना चाहिए तो उनको कार्ड मिल जा सकता है। देखिए कितना बढ़िया इनके द्वारा बताया गया। सब चीज एकदम हम उस समय से देख रहे थे कि ध्यान से एकदम एक एक विभाग का सब कुछ सुन रहे थे। अब श्रम विभाग ऐसा है कि यहाँ पर असंगठित क्षेत्र, ये कह रहे थे असंगठित क्षेत्र मतलब अब जो लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं या बड़े किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो संगठित है, ऑर्गेनाइज है, एक उसका कानून नियम कानून बना हुआ है। और जो लोग खुद से अपना कोई जीविका चलाते हैं वो असंगठित क्षेत्र है। मतलब कि अब असंगठित क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या हमारे जो प्रवासी मजदूर कहीं बाहर काम करने दिल्ली मुंबई पंजाब कहीं खटने जाते हैं उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो वैसे सभी मजदूरों को सुरक्षा का लाभ देने के लिए ही श्रम विभाग के द्वारा, चाहे वो असंगठित क्षेत्र शिल्पकार कामगार योजना हो या प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो लोग काम करते हैं निर्माणकार बंधु हैं उनके लिए, या फिर और भी जो भी मजदूर हमारे यहाँ पर है, साथ साथ इसी के साथ एक नियोजनालय भी यहाँ पर है। बहुत लोग नौकरी की तलाश में अपने जिले में या जिले के आसपास कहीं पर जाते हैं, हम लोगों के ऑफिस में आते हैं कि कोई अगर नौकरी हो तो नौकरी एक तो सरकारी नौकरी अलग होती ही है और साथ साथ में नियोजन विभाग के द्वारा समय समय पर क्योंकि डहेरिया में ऑफिस है वहां पर लेबर कैंप भी लगाया जाता है। अगर आप वहां पर जाएंगे पता करेंगे तो आपको अगला जो लेबर कैंप लगने वाला हो या जॉब कैंप उसमें कंपनी सब आती है, बैंक कंपनी रहती है, डीलरशिप की कंपनी रहती है, महिंद्रा स्कॉर्पियो जो भी अलग अलग प्राइवेट कंपनी है उनको जब लोग नौकरी पर रखने के लिए होते हैं तो उनके द्वारा नियोजन का मेला लगाया जाता है। तो ये सब योजना के बारे में आपको उनके द्वारा बताया गया। तीसरा कौन था, कौन सा विभाग और कोई बताएंगे? आप ही लोग से जुड़ा हुआ विभाग था तीसरा, बताइए। हाँ पीछे दीदी बताएंगे, खाली दीदी लोग ही बता रहे हैं, पीछे भाईजान लोग। हम दूसरे के बारे में बताएंगे। जो दूसरे के बारे में मेरे डीपीएम सर बताए थे जीविका के बारे में, जो जीविका संबोधन के बारे में कि जीविका मतलब कैसे समूह चलाना है और कैसे रजिस्टर तैयारी सब के बारे में बताया। आपको जीविका के समूह से जुड़ी हुई है? जी सर। यहाँ पर कोई है जो नहीं भी जुड़ी हुई है? कौन कौन दीदी आप लोग में से जीविका से नहीं जुड़ी है? सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा आप लोगों को पता है यहाँ पर जीविका की एक कंपनी भी है? जी सर। कोड़ा में? जी सर। क्या नाम है उसका? किसान प्रोडक्ट कंपनी। किसान जीविका किसान महिला प्रोड्यूसर कंपनी। आप में से कितने लोग जुड़े हुए उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं? जी सर। 3 4 5 वाह बहुत बड़ा। आइए दीदी, जितना दीदी जुड़े लोग हैं बंटवारा पंचायत से सारी दीदी उठाइए, सारी कंपनी में जुड़े हुए हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। वो कंपनी सरसों तेल का उत्पादन करती है, मशरूम का करती है। आगे उस कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव अभी लिया गया है जिसमें कि लगभग 2.5 करोड़ के लागत से मखाना का एक फैक्ट्री सेटअप करने वाली है वो कंपनी। तो उससे आप लोग बस उसका शेयर होल्डर बन के भी जो भी उस कंपनी को मुनाफा होगा वो धीरे धीरे आप ही के कमाई में खुद ब खुद जुड़ते जाएगा। कितनी बड़ी ताकत है। इसके अलावा बाकी और कौन कौन सी योजना के बारे में डीपीएम साहब बताएं? सतत जीविकोपार्जन। सतत जीविकोपार्जन बहुत बढ़िया। और एक एनआरएल बताए और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जिससे कि जो हम नियोजन वाला बताए वही काम
जीविका भी करती है, आपको ट्रेनिंग देती है और फिर आपको सशक्त बनाती है कि आप कहीं पर खुद से नौकरी पा सकते, रोजगार पा सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन पदाधिकारी आए थे यहाँ पर, किस विभाग का प्रस्तुतिकरण हुआ? पीछे आपको बताइए किस विभाग का? बताइए दीदी, जो भी जानते होंगे। पीछे कोई पुरुष में से किन्हीं को दीजिए माइक। दीजिए, वहां पर बैठे हुए हैं उस पहले रो में, बीच में या किन्हीं को, किसी भी डिपार्टमेंट में। बताइए बताइए, पहचान दीजिए माइक उन्हीं को, जिस भी डिपार्टमेंट के बारे में बताना हो बताइए। अच्छा, करगिल बगल में किन्हीं को माइक दीजिए। अब आप लोगों के सामने यही अंतर है, यही जीविका की शक्ति है। आप लोग खुद देखिए, अभी जितना भी यहाँ पर उत्तर दिया गया है सब दीदी लोग के लिए द्वारा दिया गया है, और पीछे जो हमारे पुरुष साथी लोग हैं आज उनसे उत्तर देने में ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा सशक्त हमारी दीदियां महसूस कर रही हैं। तो ये अंतर ही जो आया है, ये स्वतः प्रमाण है कि अगर आप लोग जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनसे जुड़कर जागरूक होकर के कार्य करें तो निश्चित रूप से आपके स्वयं की भी प्रगति होगी और साथ साथ में आपके समाज की भी प्रगति होगी। अगली पंक्ति में उद्यान पदाधिकारी थे और कृषि थे। उद्यान पदाधिकारी के द्वारा यहाँ पर आपको जानकारी दी गई कि जो हम लोग ट्रेडिशनली धान या बाकी और खेती करते हैं, अगर आप थोड़ा अपने कृषि का, जरूरी नहीं है पूरा ही आप एक बार में शिफ्ट कर लें, तो कुछ एरिया अगर आप एक्सपेरिमेंट में नवाचार के रूप में भी उद्यान की फसलों को लगाएंगे, जिसमें कि उन्होंने फल के बारे में बताया, ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है, यहाँ तो अब सेब तक कुछ किसान खेती करने लगे। बाकी मक्का, मखाना यहाँ पर बहुत ही, और केले की भी खेती काफी अच्छी मात्रा में होती है। तो जो उसी से जो लागत आपको धान या बाकी और परंपरागत फसलों से मिलने वाली है, उससे कहीं अच्छी लागत आपको उसमें मिल सकती है। और इन सभी फसलों के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित है। कृषि विभाग के द्वारा यांत्रिकरण की योजना चलती है। अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो डीजल अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बीज से लेकर खाद या और जो इनपुट रिक्वायर्ड होते हैं वो दिया जाता है। जीविका के द्वारा ही अगर आपको अपने खेत में कोई भी यंत्र आवश्यक है तो आप उनका कस्टम हायरिंग सेंटर है, वहां से किराए पर भी ले सकते हैं। अगर आपको अपने खेत में किसी भी यंत्र की जरूरत है, चाहे ट्रैक्टर की हो या सीडर की हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए वो वहां से फिक्स रेट पर आपको मिल जाएगा। अभी उप मुखिया जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया कुछ फसल की क्षति हुई थी, तो इसमें कृषि विभाग जब सर्वेक्षण करके देता है तो कोई भी आपदा के आधार पर फसल की क्षति का भी प्रतिपूर्ति उसकी सरकार के द्वारा की जाती है, जो आपदा विभाग उनको देता है। कृषि के बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग के डीपीओ एमपीएल साहब आपको जो शिक्षा विभाग में नया नया प्रयोग किया जा रहा है उसके बारे में बताएं। पूरे जिला में लगभग 17,000 बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे उनका नाम स्कूल से काट दिया गया, क्योंकि बार बार जब उनके, देखिए बच्चा की पढ़ाई लिखाई आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी है और समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, गलत रास्ते पर जाएगा तो उससे हम सभी का नुकसान है। तो यही काम जो जब स्कूलों में टीचर को पहले जो नहीं आते थे उन टीचर को वहां पर लगातार इंस्पेक्शन करके उनका अटेंडेंस मॉनिटरिंग किया जा रहा है, बच्चों का अटेंडेंस बढ़ा है, एमडीएम रेगुलरली दिया जा रहा है, शौचालय की साफ सफाई व्यवस्था की जा रही है, बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जाता है। तो अब जो अभिभावक इसके बावजूद अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, तो यह एक मैसेज देने के लिए कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं भेजिएगा तो सिर्फ नाम लिखा करके और पोशाक और इसके लिए स्कूल में नहीं आना, आपको बच्चे को भेजना है ताकि वहां पर वो शिक्षा ग्रहण कर सके। और लगातार पेरेंट टीचर मीटिंग होता है,
आप लोग कभी गए हैं कोई अपने स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में? अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में कितने लोग गए हैं? आप लोग बाकी कोई नहीं गए हैं? ऐसे तो उसका दिन निर्धारित है, उस दिन जाना है, पर उसके अलावा भी आप लोग नियमित रूप से अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई पर कभी ध्यान देंगे? कई बार हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पेरेंट यही कहते हैं कि माँ बाप ध्यान नहीं देता है, हम जो भी करते हैं। पहले तो खाने के बाद, मिड डे मील के बाद बच्चा घर भी चला जाता था। तो वो चाहते हैं कि आप कुछ और जिम्मेदारी लें। अब जब आपसे बात करते हैं अभिभावक लोगों से, तो कहते हैं टीचर ध्यान नहीं देते। तो आप लोगों को आपस में एक बार एक एक बच्चे का कैसा क्लास में पढ़ लिख रहा है और कैसा घर में पढ़ लिख रहा है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो नियमित रूप से आप लोग भी अपने स्कूल जाते रहिए, तभी टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और विद्यालय के प्रशासन की भी, हेडमास्टर जी की भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। वहां उनको भी महसूस होगा कि नहीं, माँ बाप सचेत है, ये नजर रखे हुए हैं। एक उद्योग विभाग के द्वारा बताया गया, उद्योग की जो योजना है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या उसमें किया जाना है। जैसे एक यहाँ पर राकेश जी नाम है यहाँ पर, बताइए आप एक बार उनको जरा माइक दीजिए। आप क्या चीज ड्रोन आधारित आप एक यूनिट सेटअप करना चाहते, तो क्या आपका प्लान है, कैसे आपने अप्लाई किया? जनसंवाद कार्यक्रम में आए हुए मेरे जिला कृषि पदाधिकारी और अपर समाहर्ता और आए हुए जीविका दीदी और हमारे किसान जो भी आज जनसंवाद में यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं राकेश कुमार मंडल, मैं अभी प्रेजेंट में यहाँ पे जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा जो जैविक कॉरिडोर योजना और एफपीओ जो चलाया जा रहा है, एफपीओ यहाँ पे गठित हुआ है, जिसमें अभी 201 किसान जो है उसमें मेंबर है। और ये जो भी किसान है यहाँ पे जो है जो खेती किया जा रहा है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सामने आ रहा है। जैसे कि फसल लगने के बाद उसमें सही से कीट का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से फसल काफी नुकसान हो जाता है। और हम इसी को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो है ड्रोन एज सर्विस का जो है हम वर्क के लिए अप्लाई किए थे, जिसमें हमारा जनरल से सिलेक्शन हुआ है। और हम ड्रोन एज सिस्टम से जो है इसमें कम समय में अधिक से अधिक हेक्टेयर, मतलब 7 मिनट में लगभग 1 हेक्टेयर का जो है इसमें स्प्रे किया जा सकता है। और इसमें किसान का अच्छे से, मतलब जो भी बजट लगता है, मजदूरी कॉस्ट में मजदूर बहुत ज्यादा इसमें वर्क लग जाता है स्प्रे करने में, तो उसमें बचत हो, समय का बचत हो और अधिक उत्पादन हो, जिससे कि किसान लाभान्वित हो। धन्यवाद। यहाँ कितने दीदी लोग जानते हैं ड्रोन क्या होता है, कि क्या चीज के बारे में बताए? कोई दीदी बताएंगे? अच्छा, एक बार आप ही बताइए राकेश जी, ड्रोन क्या होता है, एक बार थोड़ा समझा दीजिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ड्रोन में जो है कि जैसे आप हेलीकॉप्टर देखते हैं, हेलीकॉप्टर जैसा पंखा लगा रहता है और इसमें 20 लीटर 30 लीटर जो है लिक्विड को डालकर, कीटनाशक को डालकर उसको कम समय में एक एरोप्लेन के माध्यम से रिमोट से कंट्रोल करके सब जगह फसल में छिड़काव किया जा सकता है। और ड्रोन का बहुत सारा वर्क है। धन्यवाद। देखिए, अभी जो कीटनाशक छिड़काव होता है वो जाकर के कंधा पर बैग जैसा लटका करके उससे ऐसे छिड़काव करते हैं, तो थोड़ा देरी लगता है उसमें। अब ये कितना बढ़िया से 2 विभाग का, ये कृषि विभाग का काम करने जा रहे हैं, ऐसा इनका आगे का प्लानिंग है। लेकिन उद्योग विभाग की योजना का लाभ लेकर के इन्होंने कृषि विभाग के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का सोचा है। तो ये देखिए, आप 2 विभाग का कितना बढ़िया समाज, क्योंकि इनको जानकारी थी उस चीज की। ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करना, यानी एक इतना बड़ा खिलौना कैसा रहेगा, उसमें एक टंकी होगी, उस टंकी में वो केमिकल भरेंगे कीटनाशक का, वो उड़ते हुए जाएगा और खेत पर छिड़काव करते हुए जाएगा। कितना आधुनिक टेक्नोलॉजी है। और उससे जो बता रहे हैं कि काफी कम समय में और कम मानव बल की लागत में भी
आप अपने खेत को आराम से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं और भी किसी केमिकल का छिड़काव कर सकते हैं। और ये जब उसकी स्थापना कर लेंगे अपने उद्योगी, तो ये भी एक दर निर्धारित करके और आप लोग सभी लोग जो भी कृषक हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से उद्योग में और भी जो 2-3 योजनाओं के बारे में बताया गया, तो ये लाभ ले रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का, जिसमें कि 10 लाख तक का आप कई तरह के क्षेत्र में लगभग 50 तरह के क्षेत्र हैं जिसमें कि आप उसके तहत योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम है, पीएडीजीपी, प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण की इकाई है, जिसमें कि अगर आप सत्तू के छोटा मिल से लेकर के आटा चक्की मिल, मसाला उद्योग, मखाना प्रसंस्करण इकाई, कोई भी खाने ब्रेड बनाने की फैक्ट्री, बिस्कुट बनाने का कोई छोटा फैक्ट्री, कोई भी किसी तरह का आप खाने पीने से संबंधित, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी तरह का इकाई डालना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा अभी डायरेक्टर डीआरडी और डीडीसी साहब ने आपको जितनी भी योजना चल रही है, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के बारे में बताया। अभी आपके पंचायत में शुरू होने वाला, अभी जो भी कचरा आपके घर में निकलता होगा, सब्जी तब्जी का बचा हुआ छिलका या कोई भी गाय मवेशी होगा तो उसका उस वक्त कहीं घर में इधर उधर